हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर एक बहुत ही बढ़िया न्यूज के साथ, एक खुशखबरी के साथ। बहुत ही खुशी की बात है कि टीजीटी और पीजीटी में बम्पर वैकेंसी आई है। बम्पर वैकेंसी जिसे कह सकते हैं कि मतलब सच में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे, कितनी वैकेंसी, कितनी सीट है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, रिटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या किस तरीके से इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, फिर कितनी सीट है उसमें वर्ग में, जैसे बालिका वर्ग में और बालक वर्ग में, दोनों में अलग अलग सीट है। वर्गवार सीट का विवरण, मतलब सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं और सिलेबस क्या है वो सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये देखिए आवेदन, जो इसका ये विज्ञापन संख्या है ये है, और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि है 29/10/2020 को, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि है ये भी 29/10/2020 को है, और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि ये 27/11/2020 को है। लगभग एक महीने का, एक मंथ का पूरा टाइम है आपके पास, लेकिन इसमें बिल्कुल भी देरी ना कीजिएगा, बाद में नेटवर्क वगैरह का बहुत इशू हो जाता तामझाम। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि ये भी है 27/11/2020, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020। पूरा आपके पास नवंबर का टाइम है। और यहाँ पर आप देखिए आगे की न्यूज में ये है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या इतने के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, इसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913, कितने 12,913 बड़े पद होते हैं भाई, बम्पर है, कि विषयवार, अनारक्षित वर्ग और आरक्षित श्रेणीवार और वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण आपको आगे देखने को मिलेगा। और इसमें नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जाएंगे, और यहाँ पर जो निर्देश है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसे आपको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट का नाम है www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अलावा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से आप डालेंगे तो। और आपको बता दें ये इसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो विज्ञापित पदों की संख्या है ये घट अथवा बढ़ सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सभी लोग समझ नहीं पाते और कुछ लोग तो मौका भी छोड़ देते हैं। देखिए, जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। कितना? एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। अगर एक से अधिक विषय है तो उसमें आप अलग अलग आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग एक से अधिक आपके पास विषय है, एक से अधिक में एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भाषा संबंधी प्रश्न पत्र होगा उसी भाषा में होगा, यानी कि हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, इसी तरीके से। ठीक है, और आपको बता दें कि अधिसूचना इतने दिनांक जो 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित चयन नियमावली प्रक्रिया के अनुसार, हाँ यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित मतलब आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ये लिखित परीक्षा ये है ऑब्जेक्टिव ही। देखिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में है, सभी लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि लिखित होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव होगा, MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया उसमें 4 ऑप्शन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। बहुत सारी कन्फ्यूजन इसी में था कि लिखित होगा ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में अपने शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंचे और सभी लोग फॉर्म भर सके। सभी की हेल्प कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन के साथ, जब आपके कॉम्पिटिटर साथ में रहेंगे तो आप अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाहिए, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, उससे सामना करना चाहिए और फिर उससे निकल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, तो अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए सभी पात्रता या शर्तों को वे धारण करते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर मानदंड के विपरीत कुछ भी मिलता है तो अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आर्थिक रूप से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
जो पिछड़ा वर्ग है, जो जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब गड़बड़ है, उसके लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। इसमें ये चीज लागू होगी। जो इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा और किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। उत्तर प्रदेश का वो निवासी होगा तभी ये कोई भी आरक्षण उसे मिलेगा। अगर वो उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का है तो स्टेट, अगर आपका यूपी है तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये होता है ना कि इस वैकेंसी में है कि नहीं वैकेंसी में है, तो इस वैकेंसी में ये चीज़ें वैसे भी पिछली वैकेंसी से भी लागू हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे है, अब देखिए यहाँ पर ये जो जैसे मतलब अगर आप माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन करने के बाद उसका जो सेवा अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस है, बोर्ड के द्वारा निर्धारित अधिभार अंक दिया जाएगा। इसमें जो पैरा है भर्ती प्रक्रिया का उसके अनुसार दिया जाएगा, कितना ज़्यादा दिया जा सकता है, कितना कम दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और आपको बता दें तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषाधिकार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के इसके मध्य की जाएगी। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा कितने टाइम का है तो वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, कितने से कितने, जब से वो वेतन भुगतान हुआ फिर उसके बाद से 1/7/2020 के मध्य किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना ये आवेदन सुनिश्चित करें, इसके बाद नहीं लिया जाएगा। और आगे आप देखिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से उसमें सबमिट करने के बाद कोई संशोधन नहीं होगा, आराम से आपको भरना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती टीजीटी पीजीटी दोनों में, ठीक है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीज़ें तो किसी भी एग्जाम में नहीं ली जाती हैं, ब्लूटूथ हुआ, फ़ोन हुआ, ये सब पेजर्स, कैलकुलेटर्स, ये सभी, और इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये सारे नंबर कभी लगते नहीं, लगता है तो कोई उठा लेता है जो कि रिस्पॉन्ड करने वाला होता नहीं है, आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर बैठा रहता है। अब आगे यहाँ पर देखें कुछ और जानकारी, ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी कुछ अनुदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस का भुगतान होगा, आपको साइबर कैफे जाना पड़ेगा, या तो आप एक्सपर्ट हैं तो अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर फीस का जो पेमेंट है, फी पेमेंट, फिर फॉर्म सबमिशन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये आपको आप जाएंगे साइबर कैफे बहुत ही आराम से कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे नाम हुआ, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आपका जेंडर क्या है, लिंग क्या है, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, और क्षैतिज आरक्षण संबंधी जो विवरण है वो क्षैतिज आरक्षण में जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो, दिव्यांगता भी इसी में, भूतपूर्व सैनिक है तो स्वर्गीय जो संग्राम सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो, और ये सभी, और मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, इतनी ही लगनी है। और अगर अलग से एक डॉक्यूमेंट लग रहा है तो यही जो क्षैतिज आरक्षण आप ले रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, भूतपूर्व सैनिक का, दिव्यांगता और आपका जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देना है कि अगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय में आप शिक्षक हैं तो उससे संबंधित सूचनाएं भी आपको भरनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये तो पहले मैंने आपको बता दिया, जब आप डिटेल भरेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। और ये सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको बचा करके रखना है, ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरे चरण में होगा शुल्क का भुगतान, आप पैसा जमा करेंगे और पैसा जमा करने में वहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये हम आपको नहीं बता रहे, बस पैसे कितने लगेंगे ये देखिए। तो देखिए अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी सामान्य में है उनके लिए आवेदन शुल्क में लगेगा 700, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, ऑनलाइन जो प्रक्रिया होगी उसके लिए शुल्क लगेगा 50, तो पूरे 750 रुपये। और जो पिछड़े वर्ग वाले हैं वो 400, फिर ऑनलाइन का 50 और पूरा मिला के 450। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वगैरह 700 हुआ, 500 तो 750 हुआ। अनुसूचित जाति 400 हुआ और 50, 450 हो गया। अनुसूचित जनजाति 250 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी कि 1 से 5 तक
जिस श्रेणी में वो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको देना पड़ेगा। बात समझ में? भूतपूर्व सैनिक के लिए भी वैसे ही है, और महिला के लिए भी है, और विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान। जिस श्रेणी में वो आते हैं, जिस श्रेणी में, उसका ये आधा देंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं और आप उतना ही भुगतान करेंगे, उसी श्रेणी में भरेंगे। जब आप उसी श्रेणी में भरेंगे तभी आपका पैसा सही आएगा, और जब पैसा सही आएगा तो समझिएगा कि आप सही श्रेणी में भर रहे हैं, नहीं तो आप किसी और में भर देंगे, फिर आपको उसका फायदा मिलने से रहा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और फिर लास्ट में आता है फॉर्म सबमिशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान विवरण, जन्म तिथि भरना, इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उस पर क्लिक करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए ये फोटोग्राफ्स वगैरह, तो ये सब वहाँ पर भर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए चश्मा वगैरह नहीं पहननी चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं पहनना चाहिए। फिर ये सबमिशन लास्ट में सबमिट हो जाता है। अब रिक्त पद पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से अब स्टार्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी रिक्त पद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, ये भी जानते रहिए। आयु सीमा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, ये है आयु सीमा। आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो, 21 वर्ष से कम ना हो। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी कमेंट में पूछे थे कुछ बच्चे, तो 21 वर्ष से कम ना हो, लेकिन कहीं पर ये लिखा है कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। मैक्सिमम एज लिमिट पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो मैक्सिमम एज लिमिट का कोई चक्कर नहीं है, आप भर सकते हैं। जब नहीं लिखा गया तो हम क्या समझे? हम तो लिखे को पढ़ने वाले लोग हैं, जो आप इंस्ट्रक्ट करते हैं वही हमें पता होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें, ये लिखावटी खेल तो चल रहा है सब ना। अब वेतनमान की बात करते हैं। वेतनमान अच्छा खासा है, आप सभी जान रहे हैं। तो प्रशिक्षित जो स्नातक वर्ग हैं, TGT ग्रेड पे इनकी है 4600, 4600। आरक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति, इन सभी के लिए आरक्षित जो रिक्तियाँ हैं ये सभी ऑनलाइन याचनाओं के अनुसार हैं। और यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए, अब देखिए जो 36 आरक्षण के अंतर्गत आने वाले जो आरक्षित पद हैं, आपको मैंने अभी बताया इससे पहले। और फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है, दिव्यांगजन के लिए 3%, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% है, और इस तरीके से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% 36 आरक्षण का प्रावधान है। और ये सभी उत्तर प्रदेश के निवासी, तभी ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्हता की तिथि, अर्हता की तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। ठीक है, आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वही अर्हता की तिथि होगी। शैक्षिक योग्यता, उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, जितने पद हैं जिसमें जितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए तभी आप वो फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए न्यूनतम। परीक्षा केंद्र तो आवंटित ही किया जाएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें आप सभी जान रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए जो लिखित परीक्षा होगी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कितने अंकों का? 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 125 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा, और सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी, और प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.72 अंक का होगा। तदर्थ शिक्षक यानी कि जो एडॉक वाले हैं, हाँ, और या ये भी समझ सकते हैं जो पहले से उसमें पढ़ा रहे लेकिन परमानेंट नहीं हुए हैं, उन्हें आप एडॉक भी कहेंगे। ठीक है, तो ये है। और समयावधि कुल 2 घंटे की होगी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न का जो स्वरूप है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQs होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर देने के आप 4 विकल्प होंगे, उसमें से आपको एक का चयन करना होगा। काले स्याही के बाल पेन से काला करना होगा। और जो तदर्थ शिक्षक हैं, इसमें देखिए इसमें जो अधिभार है वेटेज है, उसकी व्यवस्था अगले पॉइंट से आपको क्लियर होगी। जो तदर्थ शिक्षक है उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार जो वेटेज दिया जाएगा,
1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक और अधिकतम 35 अंक दिया जाएगा। अब आगे देखिए, इसी प्रकार जो तदस्थ शिक्षक हैं, तो तदस्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार तदस्थ शिक्षकों के लिए कुल जो पूर्णांक 500 अंकों का है 465 अंक ऐसे होता है और अधिभार 35 अंक होता है, तो पूरा मिलाकर के ये 500 हो जाता है। ठीक है, इनको 35 अंक का फायदा मिलता है। चयन हेतु जो मेरिट लिस्ट होगी वो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक, सेवा आधारित अधिभार अंक, इसके आधार पर पूरी ये लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश। क्लियर है? यहाँ पर आपको बताते चलते, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है नहीं वैसे। यहाँ पर देखिए, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या फिर कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। किसी रीजन बस ऐसा किया गया है तो छूट हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर शारीरिक दोष वगैरह हो तो अगर अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक का पालन, जैसे मतलब टीचर आप बनने जा रहे हैं तो आप बोल ही नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं वो नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें इसी तरीके से हैं। और नवीनतम फोटो लगाना है, और यहाँ पर ये सारी ऐसी चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में होती हैं। और जो भाषा आप चुने रहेंगे उसी भाषा का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर जितने भी निर्देश आप देख रहे हैं, देख चुके हैं, वही सारे रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, कोई भी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम में भाग लिया खिलाड़ी है या भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांगजन इसमें अपना दावा प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें उनका दावा स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र और जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का स्वरूप यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ यूपी। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र ये है। ठीक, इसी तरीके से ये प्रारूप पूरा दिया गया, आपको कहीं पर भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए है, ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाता है स्नातक जो प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के लिए जो बालक वर्ग है उनमें कितनी सीट है। बहुत बम्पर, बहुत ही ज़्यादा सीट है भाई, भर भर के सीट आई है। हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा, हिंदी के लिए 1054 सीट है, ओबीसी के लिए 405 है, जनरल के लिए 1054 है, ओबीसी 405, एससी 276 है, एसटी 7 है, और टोटल है 1742 सीट है। गणित के लिए भी भाई बहुत ही सीट आई है, 1050 है, और ओबीसी के लिए 549, एससी के लिए 219, एसटी के लिए 4, और पूरा है इस तरीके से 1822। यहाँ पर देखिए 1822 गणित के लिए सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी में यहाँ पर ये जनरल में कम हो गया, ओबीसी में ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, और होम साइंस के लिए 333 इधर है और 166 ओबीसी, एससी 106 है, एसटी 6 है, और पूरा मिलाकर के 611 हो गया। ठीक है, और फिर उर्दू में भी देखिए इतनी 32 है, और ओबीसी 24, एससी 9 है, और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, 65 हो गया पूरा। और इंग्लिश में 913 है जनरल के लिए, 445 ओबीसी और 226 एससी, और एसटी के लिए 3 है, पूरा 587 सीट, 1587 सीट है। कला के लिए 339, 222 और 146, 3, पूरा मिलाकर के 710 है। सामाजिक विषय के लिए भी अच्छी खासी सीट है, 1392, लेकिन यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 688, ओबीसी 386 है, और एससी के लिए भी 310 है, एसटी के लिए भी 8 है, पूरा मिलाकर के 1392 है। सिलाई में 12 है लड़कों। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि लड़कों के लिए भी यहाँ पर देखिए सिलाई में 12 सीटें हैं, और ओबीसी में 4 है, एससी में 3 है, और इधर एसटी में 0, पूरा मिलाकर के 19 सीट है। संस्कृत में 573 है, और 239, 123, 3, पूरा मिलाकर के 938 हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया सीट है विज्ञान के लिए, 1741 सीट है, 984 जनरल, ओबीसी 486,
SC 259 और जो ST हैं 12 है, इनके लिए भी अच्छी सीट है, ठीक है। और यहाँ पर वाणिज्य के लिए देखिए 77, 31, 18 1 और 127, फिर 184 है कृषि के लिए। शारीरिक शिक्षा 497, संगीत वादन और संगीत गायन, इस तरीके से पूरी मिलाकर के 11,451 सीट है पूरा मिलाकर के, क्लियर है। और जनरल के लिए 6,410 है, OBC 3,174, SC 1,815, ST 52 और पूरा मिलाकर के 11,451 सीट है। बहुत ही बढ़िया सीट है। और कुछ में तो गजब की सीट है, गजब की। सामाजिक विषय हो गया, विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा भी अच्छा मानेंगे, ठीक है। संस्कृत हो गया, और इधर इंग्लिश देखिए बहुत बढ़िया है। गृह विज्ञान, हिंदी गणित, हिंदी गणित तो सबसे बम्पर और सबसे ज़्यादा गणित का है। फिर इधर हिंदी का देखिए, और इसके बाद ये देखिए विज्ञान का है, बहुत बम्पर सीट है, बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद देखिए बालिका वर्ग में आ जाइए। बालिका वर्ग में यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी के लिए 125 सीट है, OBC में 52 है, SC में 37 है, ST में 0। यहाँ पर मैक्सिमम ST में आपको 0 मिलेगी बालिका वर्ग में। टोटल 214 सीट है हिंदी की, हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, हाँ सबसे ज़्यादा हिंदी की है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर गणित 105 में 38 OBC, 24 0, 167 हो गया, 160 है होम साइंस का, 87, 47, 25 1, और उर्दू में कम है, 5 दोनों में है। जनरल OBC 2 इधर, पूरा मिलाकर के 12 है। इंग्लिश में 113 है और 46, 37, ठीक है। सामाजिक विषय का इसमें 105 है, 39 कला में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा सीट है विज्ञान में, 118 है, 44, 38 2 है और पूरा मिला के 202 सीट। संस्कृत में 64, 21, 11 और 1 का डिवीजन है इसमें, पूरा मिला करके कितनी जनरल की है 841 सीट है। और OBC 352, SC 265, ST 4 है, ST में देखिए पूरी 4 ही है इसमें, और 1462 हो गया पूरा। कितनी कम सीट है लड़कियों के लिए ना। तो ये हुआ पूरा मतलब सीटों की संख्या। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए कि शैक्षिक अर्हता क्या है। अब सबसे मेन पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, देखिए 9 और 10 के अध्यापक हेतु यानी कि TGT के लिए देखिए इसमें जो न्यूनतम अर्हता है शैक्षिक, देखिए विषय जैसे हिंदी है, जैसे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी है तो BA में हिंदी और संस्कृत के साथ आपका इंटरमीडिएट अथवा आप इंटरमीडिएट के बराबर परीक्षा कोई दिए हो वो, और B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री, B.Ed के समकक्ष कोई डिग्री या फिर B.Ed, ठीक है। तो BA में हिंदी और संस्कृत, और इधर देखिए अथवा BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री। तो अनिवार्य प्रशिक्षण जो अर्हता है B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, B.Ed के समकक्ष जो डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए वरीयमान आपको वरीयता दी जाएगी B.Ed, M.Ed, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का जो प्रमाण पत्र आपके पास होगा उसकी आपको वरीयता दी जाएगी। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर गणित के लिए। तो गणित में यहाँ पर देखिए BA अथवा BSc गणित प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि B.Ed या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। तो इसमें भी वही चीज़ है जो वरीयता दी जाएगी। गृह विज्ञान में देखिए गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में आप प्रशिक्षित स्नातक हो, ट्रेंड हो, वही है B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री। अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय या इलाहाबाद की का TC अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा, ये भी मान्य है। बहुत ही क्लियर बता दिया गया है। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो इससे पहले आप लोग देखें वरीयता के क्रम में। उर्दू के लिए BA उर्दू विषय के साथ हो या फिर LT या BT या फिर B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। तो ये जो ट्रेनिंग है वो भी अनिवार्य यहाँ पर सेम वैसे ही है और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं। तो BA में अंग्रेजी सहित प्रशिक्षित, और यहाँ पर जो ये प्रशिक्षण की योग्यता है वो भी सेम है सबकी, और यहाँ पर भी ये चीज़ सेम है। तो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से 3 वर्ष का स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ किया हो, या यहाँ पर देखिए
साथ साथ में वो प्रशिक्षण की भी डिग्री चाहिए, ट्रेनिंग की। अब संस्कृत के लिए, और इधर की दोनों चीज़ें सेम, BA संस्कृत सहित तथा LT या BT या फिर BEd या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। फिर यहाँ पर देखिए BHU द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ LT या BT या अन्य समकक्ष वही डिग्री में शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, संस्कृत का हो गया। वाणिज्य प्रशिक्षित BCom, ट्रेंड इसमें जरूर होना, TGT का मतलब आपको ट्रेंड यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक, ट्रेन टीचर हो, प्रशिक्षण उसे मिला हो। कृषि BSc कृषि ट्रेंड, और इधर की सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर देखिए कला में यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी राजकीय कला और शिल्प कला लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, या फिर ये तीनों इस तरीके की कैटेगरी, 3 कैटेगरी, इसमें भी अलग अलग पार्ट है। आप देख सकते हैं वीडियो चल रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर और भी कुछ टिप्पणी दी गई है, और ये इस तरीके से यहाँ पर कला के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग क्लियरली देख लीजिएगा। और वरीयता का क्रम यहाँ पर वही है जो पहले था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नोट में लिखा, उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक और प्रवक्ता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है कला के लिए। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आगे देखेंगे शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त CPEd प्रमाण पत्र और उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। CPEd यहाँ पर BEd नहीं है, CPEd है, जो शारीरिक शिक्षा वालों के लिए सर्टिफिकेट होता है। और यहाँ पर वही है BEd MEd PhD, जो वरीयता का क्रम है, जो वरीयता के लिए जो जरूरी अर्हताएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलाई की बात आती है। सिलाई में इंटरमीडिएट में सिलाई सहित अथवा CT में सिलाई में विशेष योग्यता, हाई स्कूल। और फिर यहाँ पर और कैटेगरीज हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर जो वरीयता के लिए है अर्हता, यहाँ पर वही है पहले की भांति। अब विज्ञान में देखिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ BSc, और यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए BEd या समकक्ष कोई डिग्री, और ये जो वरीयता का क्रम है वही है। और सामाजिक विज्ञान में देखिए निम्नलिखित 2 विषयों के साथ BA प्रशिक्षण तो है, फिर उसके बाद निम्नलिखित 2 विषयों के साथ आपने BA किया हो, जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, साथ में आपकी ट्रेनिंग की डिग्री होनी चाहिए, और वरीयता का वही अर्हता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के बाद ये संगीत गायन और संगीत वादन है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा रुक करके आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आज की ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती। मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया, सभी अर्हताएं बताई, सभी जितने पद, आयु, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, जितनी भी चीज़ें इसमें थी, कब से ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है, कब लास्ट डेट है, सारी चीज़ें कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। फिर भी इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर यहाँ की जो जानकारी आपको मिली कंप्लीट थी या फिर कुछ अधूरी, जो भी अधूरी रही हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी TGT से रिलेटेड यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। अब आप लोग यहाँ पर बताइए ये वैकेंसी कितने दिन में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। पहला ऑप्शन है चलिए 6 महीने में, दूसरा ऑप्शन है 1 साल में, तीसरा ऑप्शन है 3 साल में, चौथा ऑप्शन है ये भर्ती लटकी ही रहेगी। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसको भी बता दीजिएगा। और इसी के साथ ही क्लास को करते हैं कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और PGT वाला भी हम कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो में, आप लोग उसे भी आराम से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।